साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की सीरीज है, इसके तहत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूर्वालोकन को कवर कर रहे हैं। और यह जो पूरी पुस्तक है वो पूरे 11 खंडों में बटी हुई है। ठीक है, इसमें से हम लोग जो है 3 खंड कंप्लीट कर चुके हैं, पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी जो और जैव विविधता। आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो चौथा खंड है, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन समेत जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें बी विकल्प पढ़िए, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी विकल्प जो है आपका सही है। जो पहला वाला है कि जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। सी, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसों में शामिल है, मतलब ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो पहला विकल्प पढ़िए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ए विकल्प पढ़िए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या हरित गृह प्रभाव है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड जो रेज होती हैं को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने, तो इसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी। तो नाम याद रखिएगा, जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कब कैसे होती है, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नहीं, ऑक्सीजन कारण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की इंफ्रारेड रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इत्यादि। ये आपके क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इत्यादि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो आप यहाँ पर डी विकल्प पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। देखिए, जो पहला है अमोनिया तथा ओजोन इसमें शामिल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड नहीं। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड है परंतु कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला विकल्प है इसमें अमोनिया नहीं है, ओजोन है। दूसरे बारे में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। चौथे वाले में दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, दोनों ही क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देखिए, WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नवंबर 2023 के अनुसार, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसके अनुसार महत्वपूर्ण दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान कितना है। तो देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 64% योगदान है, मीथेन का लगभग 19%, HCFC का लगभग 2% है, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O का लगभग 6% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का 8% है और अन्य गैसों का 1% है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक योगदान है 64%, दूसरे नंबर पे मीथेन है, तीसरे पे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है 8%, फिर चौथे पे नाइट्रस ऑक्साइड है और फिर आपका 2% के साथ HCFC आता है।
अगला है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो अभी हमने देखा ऊपर, तो इन चारों में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिकतम है 64%, ठीक है। वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 8% है, मीथेन का जो है वो आपका 19% है, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो है ये आपका 6% है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है, मतलब अधिक से कम की तरफ। सबसे अधिक किसका योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का है, फिर आपका किसका है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन है, मीथेन के बाद HCFC का 2% है, वही नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। तो इसके में एक सेकेंड, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 8% है। तो पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड 64%, मीथेन का जो है आपका 19% आ जाएगा, 19% है यहाँ पर, मीथेन 19% है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 8% है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका 6% है। तो ये क्रम हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। तो देखिए इन चारों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड करती है, दूसरे नंबर पर मीथेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होगा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होगा, तो इसमें ये जो चारों विकल्प दिए गए मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पे आपका मीथेन आएगा, ठीक है। मुख्य घटक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये तीन के तीनों ही मुख्य घटक में आएंगे, क्योंकि मुख्य घटक में 14% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 19% आपका मीथेन है, तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है, और वही नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। तो ये तीन के तीनों ही मुख्य घटकों में शामिल हो जाएंगे, इसलिए ई विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीथेन है 19%, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 64% है, आर्गन इसमें शामिल नहीं है, आर्गन जो है ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC आपका 8% के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड 64% है, मीथेन 19% है, परंतु आर्गन नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन। हरित गृह प्रभाव क्या है, तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में वृद्धि जो है वो आपका हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है। देखिए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं, तो यहाँ पे पहला वाला नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन 19%, कार्बन डाइऑक्साइड 64% और जलवाष्प भी आपका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए वाला जो है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के अतिरिक्त, देखिए नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड है उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड निकाल दीजिए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उत्तरदायी है, तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के अतिरिक्त जो है यदि आप देखें प्रतिशतता सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सार्वत्रिक तापन या वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हो। देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, परंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक। तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है, वह आपकी मीथेन है। देखिए धान के खेत, कोयले की खदान तक घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय, देखिए जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जैसे कि गाय, ये इनके जुगाली करने से भी मीथेन निकलती है। उल्लेखनीय कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगला है निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला वाला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें दो तो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, परंतु क्लोरीन और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, मीथेन है, ईथेन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो दूसरे में भी आपका दो है, दो नहीं है। तीसरे में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। चार के चारों ही जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं। वहीं चौथे में देखें डी में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन और जलवाष्प हैं, ठीक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। केवल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बिल्कुल,
केवल मीथेन, ये भी नहीं। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी के सभी जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड 64%, मीथेन 19% और जलवाष्प जो है वो काफ़ी कम मात्रा में। ठीक है, अगला है यहाँ पर वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड 64% है और मीथेन 19% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये तीन के तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है, परंतु प्रोपेन इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से केवल नाइट्रस ऑक्साइड ही है जो हरित गृह गैस है, परंतु नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परंतु हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन शामिल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। अगला है इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? देखिए, मीथेन है, CFC है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे SO2 जो है वो नहीं है, ये N2O है। एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ इस प्रश्न में देखें, ये आपका मीथेन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन के तीनों ही हरित गृह गैस हैं, ठीक है, परंतु SO2 नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो यहाँ पे सी विकल्प होना चाहिए। आगे चलते हैं, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इससे क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। देखिए, इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैसें एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती हैं जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो गुजर सकता है, परंतु पृथ्वी से आने वाला, देखिए, जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो गुजर सकती है, मतलब सूर्य से अंदर आ सकती है, परंतु पृथ्वी से जो रिवर्स होता है, उलट करके वायुमंडल की तरफ जाता है, तो जाने वाला दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है। इसी प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब इसका इफेक्ट बढ़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए पहला कथन इन्होंने गलत माना है। दूसरा, जलवाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है, जो आपका बी विकल्प है कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। देखिए, जलवाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है और इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण को गर्म करता है, से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, जो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है। तो इसलिए विकल्प सी क्या है, वो सही माना गया है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा तथा आर्द्रता में वृद्धि करता है, से जीवधारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजननता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है, इसलिए सी को गलत माना है। वहीं डी के बारे में देखिए, हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दाब पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब क्या हो जाएगा? तापमान जब बढ़ेगा तो दाब कम होता है और वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपका डी वाला भी सही है। तो यहाँ पर देखें, इनके अनुसार, व्याख्या के अनुसार आपका विकल्प बी और डी दोनों ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। देखिए, जो पहला विकल्प है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती कि नहीं, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है नहीं, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती नहीं, सौर विकिरण के जो अवरक्त अंश है, इंफ्रारेड जो रेंज है, उसको अवशोषित करती है। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके अधिकांश भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पे आधारित जो प्रश्न है, उनको हम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण में ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी के सभी जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, ये सभी के सभी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? यहाँ पे चारों विकल्प में देखिए, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक, मतलब एक सीमा तक के रहता है, तो ये वायुमंडल को इतना गर्म रखता है जिससे कि जीवन जो सुचारू रूप से संचालित हो सके या जो जीवन है वो चलता रहे। परंतु बहुत अधिक हो जाने पे क्या है, ये जीवन के लिए क्या है, हानिकारक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है ये। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन तथा कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो ए विकल्प पढ़िए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये क्या होता है, कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा पढ़ लें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। ठीक है, इसलिए ए विकल्प आपका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो यहाँ पहला देखिए, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन सही है। तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये भी सही है। सौर धधक में वृद्धि ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन, ये भी है। तो पहला दूसरा चौथा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सौर धधक या सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं माना गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 चीजें दी गई हैं। बताना कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो देखिए, जब आप फसल अवशेष को जलाते हैं या जैव मात्रा को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी जो हैं निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए जब आप धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन करते जलाते के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक और ओजोन तथा निलंबित कण एरोसोल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे अधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है 64%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या होता है, इसे कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगला है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसकी सांद्रता के कारण बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। ठीक है, भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो 0.03% जो है वो सही मानी जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm अर्थात 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग 420 ppm से अधिक हो चुका है। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। धान के खेत से निकलता है, सही है। कोयले की खान से निकलता है। ठीक है, पालतू पशुओं से जैसे गाय इत्यादि से उनके जुगाली करने से निकलता है। आर्द्रभूमि जो होती है वेटलैंड, वहाँ से भी आपकी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानव जनित स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि, दीमक की बाम्बी, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग आर्द्रभूमियों से ही उत्सर्जित होता है, वेटलैंड से। अगला है मीथेन निम्न में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो ये धान के खेतों से निकलती है, दीमक की बाम्बी से निकलती है, मतलब इन दोनों से निकलती है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों।
गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? तो यह है आपकी मीथेन गैस है। ठीक है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वायुमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वह कौन सी है? वह आपकी मीथेन गैस है। ठीक, यहाँ पे मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है, मतलब मानव निर्मित स्रोत है? तो यह है धान। धान से आपका मीथेन भी निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी। ठीक है, धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अगला है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? तो वह है आपकी मीथेन है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत जो है या सोर्स बायोगैस है। बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित गृह ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायु प्रदूषक एयर पोल्यूटेंट होती है। अगला है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें बताइए, बताना इनमें से कौन से सही हैं। वह वायु समताप मंडल में पलायन कर जाती है? नहीं। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये आपका सही है। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं? नहीं। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला विकल्प आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों या मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखिए 3 कथनों में पहला है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, मतलब ये निर्मुक्त हो सकते हैं, पहला सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधिस्थल के नीचे पाए जाते हैं, सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक मतलब उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री जल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से या ग्लोबल वार्मिंग से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और इसके दुष्प्रभाव में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय ही विद्यमान रहती है, लगभग 8 से 12 वर्ष ही, और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। अगला है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, सही है, और मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारक है, तो पहला सही। दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाएगा। नहीं। हिमनदी द्रवीभूत होने लगेगी, सही है। समय से पूर्व आम में बौरे आने लगेगा, सही है। स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 मतलब बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौरे आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। समुद्री जल तल का बढ़ना, सही है। हिम नदी का पिघलना, ये भी है। बीमारियों का फैलना, ये भी। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये भी। ये 4 के चारों ही जो है इसके प्रभाव में शामिल है। 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है? भंगुर मतलब
सबसे सेंसिटिव है, जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षावन, टैगा या भारतीय मानसून। तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर जो है ये सबसे सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान या वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। इसका देखिए, पहला, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, सही है। विस्तृत प्रवाल मर्त्या घटित होगी, ये भी सही है। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, ये आपका सही नहीं है। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं हुई, ये भी सही नहीं है। तो पहला और दूसरा ही यहाँ पर जो है आपका सही संभावित उत्तर के रूप में। देखिए, आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एसेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो, या विश्व का जो तापमान है वो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्यता मतलब कोरल मोर्टिलिटी मतलब प्रवाल विरंजन या कोरल का मर जाना घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अगला है वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की, इनकी जो है तीव्रता आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है, बारंबारता बढ़ रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 1900 के ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की वृद्धि हुई है। तो जिसमें अधिकांश वृद्धि जो है वर्ष 1975 के बाद देखी गई। तो जो निकटतम विकल्प आपका है वो डी विकल्प सही है, वो 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड या याद रखिएगा ये 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में, मतलब यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब आप तब रहने लायक भी नहीं रह जाएगा ये, ठीक। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड या जो है आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड या 0.4 फ़ारेनहाइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आवश्यक भी एक स्तर तक, उससे अधिक जब बढ़ता है तो वो जो है नुकसानदायक हो जाता है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, जो फाइटोप्लैंक्टन है वो पूर्णतः नष्ट हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, क्योंकि कार्बन सिंक मतलब वो क्या करते हैं, ये जो पादप प्लवक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। तो ये एक तरह का सिंक का कार्य करते हैं, ठीक है, सोखने का कार्य करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, इस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो उत्पादक ही खत्म हो जाएंगे तो जो पूरा खाद्य जाल है या खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होगी। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। तो पहला दूसरा इसके प्रभाव में शामिल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न, ग्लोबीय ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फों की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल बर्फ पिघलेंगे। दूसरा, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक। तीसरा, विश्व के समस्त मूंग के द्वीप जो है वो डूब जाएंगे, ये भी सही है। यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक 2044 तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1990 से 2100 के बीच, मतलब वर्ष 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से लेकर 0.45 मीटर की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, न कि 1 मीटर। जो यहाँ पे कहा गया है
कि दूसरे कथन में कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित नहीं। इतना नहीं, ये 2100 तक है जो आपका 0.33 से लेकर 0.45 मीटर तक बढ़ना संभावित है, ना कि 1 मीटर। आगे चलते हैं। अब जलवायु परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आपका ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, परंतु NO2 भी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो उसका फार्मूला N2O होता है, N2O होता है। जबकि ये क्या है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका C और D दोनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। अगला है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चाइना। जो नवीनतम आंकड़े हैं 2021 के, उसके अनुसार सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है चीन है, जो विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 29%, 2022 का जो आंकड़ा उसके अनुसार 33% है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है 14% के साथ में, जबकि भारत जो है तीसरे स्थान पर है 7% के साथ में। रूस 5% के साथ में चौथे पे और जापान 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चाइना है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे आपका यूरोपीय संघ आएगा, चौथे पे भारत आएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान, भूटान, बहरीन, नेपाल। तो इसमें से आपका भूटान है। भूटान जो है आपका ये कार्बन नेगेटिव देश के रूप में यहाँ इसको जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। उत्सर्जन को, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को जो है शून्य तक लेके आना होगा। नहीं, इसका मतलब नेट जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। मतलब जितना, देखिए नेट जीरो का मतलब है जितना हम उत्सर्जन करेंगे उसको हम उसका निराकरण कर लेंगे। ठीक है, उसका हम लोग अवशोषण कर लेंगे या निराकरण कर लेंगे, मतलब उसको वायुमंडल में नहीं रहने देंगे। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच में संतुलन होना है। ठीक है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु जो रोड मैप तैयार किया गया है उसके अनुसार की एक रोड मैप तैयार किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भूटान जो है वर्तमान में कार्बन नेगेटिव देश है और उसने वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने वर्ष 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अगला है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 गतिविधियाँ हैं और बताना है कि उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विभक्ति भवन या सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती हैं। तो पहला, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सैल खेतों में बिछाना, ये है। दूसरा, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारता बढ़ाना। तीसरा, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर में पंप करना। ये 3 के तीनों चीज़ें हैं, सभी 3 यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सैल को खेतों में बिछाने को उन्नत अपक्षय के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलती है। इसमें होता यह है कि खेतों में विद्यमान खनिज कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके स्थिर कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इससे मिट्टी की कार्बन भंडारण क्षमता बढ़ जाती है तथा उसकी उर्वरता तथा फसल पैदावार भी बढ़ जाती है। विदित हो कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारता बढ़ाने की प्रक्रिया में समुद्री जल में चूना पत्थर या अन्य क्षारीय खनिजों को घोलना शामिल है। यह प्रक्रिया समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड को खोजने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त
विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना भी कार्बन संग्रहण को बढ़ाता है। इसके तहत औद्योगिक प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करना भी शामिल है। इस प्रकार तीनों कथन सही है। अगला है, वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 9वें स्थान पर था। 2022 में 9वें स्थान पर था। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, 14 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत जो है विश्व में 8वें स्थान पर रहा है। जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत जो है 7वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा। तो अब क्या याद रखेंगे आप? 7वां स्थान याद रखिएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो देखिए, कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होगी? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि? तो कृषि जो है वो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होगी। अगला है कथन कांड का। यहाँ पर कथन कांड का प्रश्न है, ठीक है, और बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, कथन क्या है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सही है। कारण, क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, ये बिल्कुल संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, झुकाव, ये भी संबंधित है। विषु आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, ये भी संबंधित है। परंतु सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण जो है ये खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ये सिद्धांत दिया था मिलुटिन मिलानकोविच ने। यहाँ पर देखिए, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषु आयन इस सिद्धांत के अंग हैं। देखिए, ये व्याख्या भी देख लेते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे, सर्बिया के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो जो आइस्कोर होते हैं, आइस्कोर, ठीक है, उससे ये जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक इससे प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन, आइस्कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस्कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। अगला है आपका, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। 3 कृषि पद्धतियां हैं, समोच्चवाद, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा या से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो ये 3 के तीनों ही जो हैं सहायक हैं, समोच्चवाद, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से। पहला, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। देखिए फिर से पढ़िए, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण है, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। सही है। CCAFS परियोजना, यही जो आपका ऊपर हम लोग ने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। सही है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, वो सही है। आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए,
एस ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न कृषि संबंधी खतरों के निराकरण हेतु समर्पित कार्यक्रम है। इसी के तत्वाधान में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। ध्यातव्य कि इस परियोजना में अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप की भी सहभागिता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण, मतलब मानवकृत उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से संभावित स्थान हो सकता या सकते हैं कार्बन प्रच्छादन के लिए। ठीक है, देखिए मतलब कार्बन के संग्रहण के लिए कुल मिलाकर समझ लीजिए। तो परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर हो सकते हैं, निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह, ये तीन के तीनों ही इसके लिए संभावित स्थान हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन। देखिए कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य है कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन प्रतिचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ताम्र स्लैग को, शील मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी को, जियो टेक्सटाइल्स को, इन तीनों को दिया जाता है। चौथा जो है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट, इसको नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 सही है, चौथा पांचवा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन प्रतिचिह्न को घटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है, ये कथन आपका सही नहीं है। कुल जनसंख्या का लगभग 38% है, 45 नहीं 38% है। तो पहला गलत है। दूसरा, वह विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सही है। वह विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं, ये भी सही है। और वह क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं, ये भी सही। दूसरा तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला गलत है। देखिए प्रश्नकाल के अनुसार प्रश्नकाल के अनुसार विकल्प सी जो है वो सही है, 2 3 4। वर्तमान में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक जो है, जैसे शॉर्ट में हम लोग एपेक कहते हैं, कि जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 38% है। ये देश विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के लगभग 60% का उपयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्नकाल में ये कितना था, 48% ऊर्जा का उपयोग, अब कितना हो गया, 60% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में लगभग 60% का योगदान है, यहाँ पे कितना है, 48%। तो अब यहाँ दोनों की जगह पे विश्व की 65% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और विश्व के 65% 60 है, विश्व की 60% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और विश्व की 60% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, और एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसे कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। अब आगे चलते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संबंधित प्रश्नों को हम लोग जो है एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो ये 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह समय विश्व के 198 सदस्यों द्वारा अभिपुष्ट है, मतलब रेटिफाइड है। ध्यातव्य कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अगला है वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा, सही है। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना होने पाए, ये भी सही है। तीसरा, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष
1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये कथन भी आपका, यहाँ देखिए 1000, हाँ 1000 नहीं, ये 100, ये जो है 100 अरब डॉलर है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। एक सेकेंड, यहाँ पर बताना कौन सा सही है ना। तो देखिए इसमें सही कौन सा है, पहला गलत है, दोबारा से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इस प्रश्न में जो पहला वाला है वो गलत है कि 2017 से लागू होगा, ये गलत है। दूसरा वाला जो आपका सही है। और तीसरे वाले में यहाँ पे 1000 अरब डॉलर लिखा है ना, 1000 नहीं है, ये 100 अरब डॉलर है, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो केवल यहाँ पे दूसरा बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना होने पाए, इसलिए दूसरा कथन सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। तो ये आपका वहाँ पे 1000 डॉलर लिखा है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। जो पहला है कि यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी होगा, जबकि पहले में क्या लिखा गया है कि वर्ष 2017 से लागू होगा, जबकि कब से लागू होगा ये जो है आपका 4 नवंबर 2016 से, इसलिए पहला कथन भी गलत था। अगला है वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस में, COP21 जो है ये पेरिस में हुआ था। जबकि जो लेटेस्ट आपका हुआ है COP28 आपका 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक, ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। ठीक है, अगला है पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था, COP21 हुआ था। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका ग्लासगो में हुआ था। COP26 जो है 2021 में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस के पेरिस में हुआ था 2015 में। अगला प्रश्न यदि आप यहाँ पे देखें, अगला है UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा, ये शामिल है। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा, ये 60% नहीं है, ये 50% है, ये 60% नहीं है, ये आपका, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो बी विकल्प है ये गलत है, क्योंकि ये 60% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए। सी, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, ये सही है। ठीक, देखिए COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था 2021 में, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री ने 5 अमृत तत्व की चर्चा की थी। ये पंचामृत, जिसे पंचामृत कहा गया, ये जो अमृत तत्व हैं कौन कौन से हैं। 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, अक्षय ऊर्जा से। 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। वर्ष 2070 तक भारत सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अगला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। ठीक, अगला है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, तो मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल जो है UNFCCC सचिवालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, यह पहल जो है जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो यह जो है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी नहीं, यूरेनियम उत्पाद में कमी नहीं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए सही नहीं है।
तो पहला, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा, सही है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, ये भी सही है। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये भी सही है। तो पहला कथन सही नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 16, जो सम्मेलन 2010 का कॉप 16 मैक्सिको के कानकून में 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के मध्य आहूत हुआ। कानकून सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का गठन किया गया, ठीक है, जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। तो इसका गठन कब हुआ था? कानकून सम्मेलन कॉप 16 के तहत या के दौरान 2010 में। कहाँ पर? मैक्सिको के कानकून में। यहाँ विकल्प में क्या दिया गया है? डरबन, ठीक। अगला है हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय बनी है, ये कथन आपका सही है, पहला वाला। दूसरा, इसे यूनेप, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों के अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होगा। अब कब स्थापित की गई? 2010 में कॉप 16 हुआ था UNFCCC का। कहाँ पर? मैक्सिको कानकून में। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है। पहला, बताना कौन सा सही है। पहला, यूनेप तथा UNESCO का उपकरण है। यह जो है पृथ्वी काल यूनेप तथा UNESCO का उपकरण है, नहीं, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, ये कथन आपका सही है, दूसरा वाला। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। देखिए, पृथ्वी काल या अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी सामान्यतः प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। ध्यातव्य कि वर्ष 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया था, 2022 में 26 मार्च को मनाया गया, 2023 में 25 मार्च को, 2024 में जो है 23 मार्च को। मतलब ये कोई फिक्स तारीख नहीं होती है, मार्च के महीने में जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है। अगला है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में जो है समुद्री जल जो है उसको छिड़का जाता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। अब हम लोग जो है क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियों पर आधारित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित किससे संबंधित? तो ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि ग्रीन हाउस गैसों से। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो ये जलवायु परिवर्तन संबंधित है। जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता संबंध है, नहीं, ये जलवायु परिवर्तन संबंध है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, बिल्कुल सही है।
तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो बी विकल्प हो जाएगा। क्योटो उपसंधि जो है रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो संधि वैश्विक तापमान से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापमान विभव जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव 1 पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव 56 पाया गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी और हानिकारक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है। तो डी वाला यहाँ पे विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय UNFCCC से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू होता है। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। अगला है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जापान के क्योटो में। यहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जो कि 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ था। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है। CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 विकल्प पढ़िए। पहला, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, सही है। यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया, ये भी सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध नहीं करता है, प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूट्रीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगा करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला वाला जो विकल्प है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक, यहाँ पर ए विकल्प जो है आपका सही है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु का अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें सत्य कौन सा है। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, सही है, 16 फरवरी 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ये भी सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। मीथेन की तुलना में नहीं, मीथेन ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका कथन गलत है। देखिए, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है, या के रूप में कार्य करता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो ये है आपका स्वच्छ विकास युक्ति, ये है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सकें।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं और बताना इन दोनों कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, सही है। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्नक वन देशों से संबंधित हैं। ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध जो है दोनों प्रकार से, मतलब एनेक्स 1 और गैर एनेक्स 1 दोनों देशों से है। अगला प्रश्न है कि यूनेप द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। कॉमन कार्बन मीट्रिक को यह संपूर्ण विश्व के निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति। इसमें बेंटिंग या बेंचमार्किंग जैसे मापों की मूल्य आधारित व्याख्या शामिल है। अगला है ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन जो है ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। देखिए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सीवीड, प्लैंक्टन्स तथा मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। ध्यातव्य है कि इन तटवर्ती पारितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी कहीं अधिक होती है। इन तटवर्ती पारितंत्रों में कार्बन अवशोषण की जो क्षमता होती है वो वनों से भी कहीं अधिक होती है। अगला है निम्नलिखित मुंह पर विचार कीजिए। देखिए, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द और उनका मूल स्रोत क्या है। एनेक्स 1 देश, इनका संबंध जो है कार्टेजना प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो पहला सही नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देखें, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन, इसका संबंध नगोया प्रोटोकॉल से नहीं है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम, इसका संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से। तो तीसरा वाला आपका केवल सही है, पहला दूसरा गलत है। देखिए, जो स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम है ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल में है, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल में है, ठीक है। जबकि जो कार्टेजना प्रोटोकॉल जो आपका पहले विकल्प में दिया गया है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी आपके क्योटो प्रोटोकॉल वाले के तहत ही एनेक्स 1 के विकसित देश और गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं क्रियान्वित करने के संबंध में बात की गई है। तो एनेक्स 1 का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से। वहीं कार्टेजना प्रोटोकॉल की बात करें तो कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिशमन का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। वहीं नगोया जो प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल वो अनुवांशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्सेस को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अगला है कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्टेजना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा यह 11 सितंबर 2003 से लागू है। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल की पुष्टि की है। अगला है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसे कार्बन पदचिह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न कहते हैं। बी ऑप्शन। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। अगला है कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कार्बन क्रेडिट प्रणाली है ये क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। ये कथन आपका सही है, पहला वाला। दूसरा, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये भी सही है। चौथा, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ये कथन आपका गलत है, डी वाला। ठीक है। देखिए,
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। ठीक है, जब 1 मीट्रिक टन की कटौती होगी तो एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। इसमें यूएनडीपी का रोल नहीं है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है। क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रबंधन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $150 मिलियन, यूके ने लगभग $135 मिलियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र मतलब लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। अगला है वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी या वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों इंडिजिनियस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी सही है। यह धारणी मतलब सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष मतलब इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती नहीं, ये वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तो दूसरा सही है। तीसरा, यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने मतलब इस इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन या शॉर्ट में REDD+ प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। ये कथन सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, वन कार्बन भागीदारी सुविधा जो है विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की वैश्विक भागीदारी है। इसका उत्सर्जन, वन उन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य किया गया था। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें दूसरे में क्या लिखा गया? दूसरे में कि यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता करती नहीं, ये देशों की सहायता करती है। ठीक है, ये जो है ये देखिए, यह सुविधा विकासशील देशों को उनके द्वारा उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। क्योंकि यह सुविधा जो है विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं करती बल्कि देशों को मदद करती है। अगला है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, यह यूरोपीय संघ की पहल है, सही है, यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA के बारे में। यह जो है यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से यह प्रारंभ यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक दृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इसमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
GCCA मतलब भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है। कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह पोल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है। इससे पहले आपका स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देशों ने किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु या कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? सिंगापुर ने घोषणा की। किसने की है? सिंगापुर ने। अगला है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है। पहला, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही हो जाएंगे। देखिए, गहरी कार्बन वेधशाला DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरे माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। ये क्या है? तो ये जो है आपका जो जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, यह अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। देखिए, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करने का कार्य करता है। यह वर्ष 2009 से जलवायु कार्रवाई पर नजर रखने वाले दो शोध संगठनों न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है। ध्यातव्य है कि यह जलवायु परिवर्तन संबंध लक्ष्यों, नीतियों, कार्यों की मात्रा को निर्धारित करने के अतिरिक्त उनका मूल्यांकन भी करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन से हैं। तो देखिए, पहला, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की? नहीं, ये गलत है। तीसरा, EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन इनोवेशन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। सही है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य हैं? ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा और पांचवा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका कार्यालय लंदन के UK, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, भारत के नई दिल्ली, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और चीन के बीजिंग में। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को तीव्र करना है। EP100 जलवायु समूह के नेतृत्व में प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। इसका कार्य ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने एवं रिपोर्ट करने के साथ ही प्रतिबद्ध 120 से अधिक स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाना है। ध्यातव्य कुछ भारतीय कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज इंजन्स लिमिटेड आदि इसका हिस्सा हैं। उल्लेखनीय कि अंडर 2 कोलिशन पेरिस समझौते के अनुरूप प्रतिबद्ध राष्ट्रों का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय कौन सा? जलवायु समूह। ठीक है। जबकि विकल्प में क्या दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसका सचिवालय नहीं। अब जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना के संबंध में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग जो है देख लेते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी कब? 2008 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको जून 2008 में जारी किया था, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना
के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। सौर शक्ति है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है, वनारोपण है, परंतु आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। इसमें 8 राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में आपका आणविक ऊर्जा शामिल नहीं है। अगला है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? जून 2008 में। जून 2008 में, ठीक है। देखिए, इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। अगला है राष्ट्रीय हरित मिशन। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय हरित मिशन जो है झारखंड के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? सौर शक्ति है, वनीकरण है, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन है, परंतु नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। देखिए, जो 8 मिशन कौन कौन से हैं इसमें? सौर शक्ति, वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, ये सब शामिल है। परंतु जो नाभिकीय शक्ति जो है वो आपका 8 मिशन में शामिल नहीं है। अगला है किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई? इसे 2013 एवं 2014 में प्रकाशित किया गया। 2013-14, यहाँ पे A और B दोनों विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यहाँ पर देखिए किस संदर्भ में देखा जाता है। इसका B विकल्प पढ़िए। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना को निर्देशित करता है। B विकल्प। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान INDC के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। अगला है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है, केन्या में है, परंतु भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में नहीं है। देखिए, वर्तमान में जो ब्राज़ील का अरेम्बेपे स्टेशन था उसको भी बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में देखेंगे तो ब्राज़ील में भी नहीं, भारत में भी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन हास्य क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? तो पहला, समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किए गए थे? नहीं, गलत है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा? सही है। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए? सही है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी? ये सही है। देखिए, 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब तीनों के द्वारा किए गए थे। ठीक है, जबकि विकल्प में क्या है? विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किए गए थे। इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? हिमानी का पिघलना, मतलब ग्लेशियर का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, ये भी है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल तापमान वृद्धि, ये सभी के सभी जो है वैश्विक ताप के असर को इंगित कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी चारों। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सम्मिलित है 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था। कार्बन व्यापार ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मिलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण सम्मिलित है, जबकि कार्बन व्यापार जो है वो
क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, सी ऑप्शन। उस समय ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे। ठीक है, सफर का पूरा नाम क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। दोबारा सुन लीजिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। अगला है जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 20वां था उस समय 2017 में। वर्तमान में देखिए 2023 में जारी, दिसंबर 2023 में जारी CCPI इंडेक्स जो 2024 का इंडेक्स रहा है, इसमें 63 देशों जो यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 7वां। अब आएगा तो 7वां लगा करिएगा। ठीक है, देखिए अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 जगहों पर NGT की बैठकों के अन्य स्थान है। मतलब ये मुख्य कार्यालय के अलावा, हेडक्वार्टर के अलावा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण तथा अन्य पर्यावरणीय संबंधी मामलों के लिए प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटान करने के लिए किया गया था। यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।